जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी यह कहानी शहर आप सबको कहीं फिर से उन दिनों की ओर ले चलेगी जब आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। शहर को इस ऑफिस में काम करते 5 साल हो चुके हैं। चारों तरफ फाइलों का ढेर और बीच में वो। काशी भैया, ये सारी फाइल्स मैं देख चुकी हूँ, आप सुबह सर के कैबिन में रख देना प्लीज। जी मैडम। यह कह शहर ने घड़ी की ओर देखा ही था कि जल्दबाजी में बुदबुदाने लगी। उफ, 6 बज गए। आज लगता है मेरी बस फिर से छूट जाएगी। आनन फानन में अपने आप को समेटते हुए अभी शहर ऑफिस के बाहर आई ही थी कि रिमझिम बरसती घटाओं ने पूरे जोरों से उसका स्वागत किया। ठंडी हवा में गोते लगाती छोटी छोटी बूंदें उसके चेहरे को छू उसे अपने होने का एहसास भी देने लगी। ऐसा स्वागत मानो शहर को फिर से पुराने दिनों की ओर ले चला था। वह तो भूल ही गई कि उसे बस भी पकड़नी है। अभी उमंगों के बादल में वो गोते लगाने को तैयार हुई ही थी कि वास्तविकता के थपेड़ों ने उसे फिर से जगा दिया। मैडम, आप लेट नहीं हो रही हैं? काशी ने छाता आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, जा रही हूं। मुस्कुराते हुए शहर पानी में छपाके लगाती बस स्टॉप की ओर बढ़ गई। सफेद बादामी सूट और मैरून से दुपट्टे में सिमटी शहर अपनी बड़ी गहरी आंखों से अभी बस का इंतजार कर ही रही थी कि मौसम की मिठास ने फिर से उसे अपनी ओर खींच लिया। यादों के धुंधले भंवर में डूबे शहर को अभी कुछ समय हुआ ही था कि शहर की बस भी आ गई। रामपुर रामपुर। यह आवाज सुन शहर बस की ओर बढ़ी ही थी कि उसे खिड़की से झांकता एक चेहरा नजर आया। अनुभव। यह नाम तो उसके जीवन से बहुत पहले ही कट चुका था। इस नाम ने मानो उसे कुछ पल के लिए बुत बना दिया हो। उसके पैरों ने मानो उसे आगे बढ़ने से मना कर दिया हो। अरे मैडम, आना है कि नहीं? हेलो मैडम। कंडक्टर ने कुछ देर आवाज लगाने के बाद ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा कर दिया और शहर वो तो बस में चढ़ने की बजाय उस चेहरे को ही एकटूक देखती रही। बस चल पड़ी और वो चेहरा धीरे धीरे धुंधला होता चला गया। अनुभव ही तो कभी शहर का जीवन था। उन दोनों की बातें लगभग पूरा शहर करता था। उनकी बेउम्र नादानियां, हटखेलियां, एक दूसरे में डूबे रहने के बेफिक्र दिन कोई भूला न था। आज शहर को अनुभव से दूर हुए पूरे 5 साल हो चुके थे। कुछ बात ही ऐसी थी कि शहर को एक तरफा हो जल्दबाजी में अपना शहर छोड़ लखनऊ आना पड़ा था। पुरानी यादों के साथ कब अगली बस पकड़ शहर घर पहुंच गई उसे पता ही न चला। देर रात शहर अभी करवटें ले ही रही थी कि एक मैसेज ने उसे नींद की चादर से तुरंत बाहर निकाल लिया। तुम बिल्कुल नहीं बदली। वही भूरी आंखें, सुडौल चेहरा और गीले बालों में तो तुम और भी खूबसूरत दिखती हो। बस कुछ खाली थी तो वो थी तुम्हारी उदास आंखें। चाहता तो था कि तुमसे मिलूं, पर तुम्हें इतने दिनों बाद देख कठोर हो चला था। मुझसे मिलोगी? अनुभव के इस मैसेज ने शहर की आंखों को फिर से नम कर दिया। भीगी आंखों की वो चुभन इस भीगी रात को आलिंगन दे रही थी। अपने कमरे की खिड़की पर बैठ आज शहर उस हवा से घंटों बातें करती रही। उस दिन शहर ने अनुभव के मैसेज का जवाब नहीं दिया। हालांकि रोज बस स्टॉप से गुजरती हर बस उसे अनुभव के होने का एहसास देने लगी थी। आज अभी शहर ऑफिस से बाहर निकली ही थी कि उसे एक अनजाने नंबर से कॉल आया। शहर कुछ सोचते हुए बोली, हेलो। सामने से आवाज आई, जानता हूं तुम मुझे भूल चुकी हो, पर क्या मिलना भी गुनाह है? क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं आता? यह आवाज अनुभव की थी। यह वही आवाज तो थी जिसे बिना सुने शहर को नींद नहीं आती थी। अनुभव की वो छोटी छोटी बातें जिस पर वो ठहाका लगाकर हंसती थी, भला वो कैसे भूल सकती थी? शहर ने बिना कुछ जवाब दिए फोन रख दिया। आज शहर अपने आप को रोक न पाई और दुनिया को भुला अपने अंदर समेटे उस उदासी के समंदर को उड़ेल दिया। वो फूट फूट कर घंटों रोती रही। उसकी आंखें आज उस सर्द हवा की तरह हो चली थी जो अच्छी तो लगती हैं पर चेहरे पर अपनी एक लालिमा बिखेर देती हैं।
उस बेतहाशा की मुद्रा में सहर ने निर्णय लिया कि वह अपने पुराने शहर जा उन यादों को फिर से ताज़ा कर लेगी। सुबह की पहली बस ने जैसे ही सहर को अपने शहर गोलघर उतारा, वह उसी कैफे में जा बैठी जहां वो और अनुभव घंटों बैठ स्पेशल कॉफी की चुस्कियां लगाते थे। कुछ भी तो नहीं बदला था, वही दीवारें, वही चकाचौंध, और कॉफी वो भी तो बिल्कुल वैसे ही थी। कैफे के मैनेजर संदीप ने तुरंत सहर को पहचान लिया और पूछा, मैडम इतने दिनों बाद, और अनुभव जो दिखाई नहीं दे रहे? उसके इस प्रश्न ने सहर को थोड़ी देर के लिए मूक कर दिया, पर तुरंत सहर ने कहा, क्यों, अनुभव यहां नहीं आते? तो संदीप ने कहा, उनको तो यहां आए अरसा हो गया है। कैफे की यादों को समेट सहर फिर से उन गलियों में चल पड़ी जहां वो और अनुभव एक दूसरे के साथ घूमा करते थे। कभी वो उसको धक्का देती तो कभी उस पर चढ़ सवारी करती। कितनी ही सीढ़ियां ऐसी थी जिन पर वो साथ बैठ एक दूसरे के साथ जीवन के सपने बुनते थे। आज भी तो उनका रंग वैसा ही था, बस थोड़ा शोर और बढ़ गया था। जब चलते चलते सहर उस झील पर आ पहुंची जहां वो अनुभव से पहली और आखिरी बार मिली थी, तो मानो सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी थी। मैडम, ये झील लगभग 300 साल पुरानी है और कहा जाता है इसको प्रणाम कर अगर कुछ दिल से मांगो तो मिल जाता है। अनुभव के पहले शब्द थे जब उसने उसे देखा था। आकर्षक कदकाठी, रौबीला अंदाज और चेहरे पर अपार मुस्कुराहट, ऐसा था उसका अनुभव। क्यों, तुम यहाँ के गाइड हो क्या? जैसे ही सहर ने कहा तो अनुभव बोला, जी नहीं, आपको इतने इत्मीनान से झील की ओर देखते हुए देखा तो सोचा कुछ मांग ही रही होगी, बस इसलिए कह दिया। वैसे मैं अनुभव, और आप? झील से प्रणाम करके पूछ लो ना, सहर ने मुस्कुराते हुए बोला। ऐसा क्या दोनों लंबे समय तक ठहाके लगाते रहे, और फिर वो आखिरी दिन भी, जब यह कह सहर वहां से चली गई, मुझे भूल जाओ अनुभव, हमारा साथ यहीं तक का था। पूरे दिन शहर का चक्कर लगाने के बाद जब वह बस अड्डे लौटी तो आखिरी बस उसका इंतजार कर रही थी। बस में चढ़ वो सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ खिड़की से बाहर देख यादों को संजोने में लग गई। तभी साथ में किसी के बैठने की आहट आई। बिना देखे सहर अपने आप को संभाल अभी खिड़की की ओर खिसकी ही थी कि आवाज आई। बस एक दिन के लिए आई थी। यह आवाज तो अनुभव की थी। वो पलटी तो देखा अनुभव उसके साथ बैठा था। तुम? हाँ, मैं भी हर साल इसी तरह आता हूं ताकि अपना आज बीती यादों में जी सकूं। और तुम? मैं पहली बार इन 5 सालों में, सहर ने कहा। कुछ खोया मिला? अनुभव ने पूछा। सहर ने कहा, हाँ, और इतना कह उसने अनुभव को गले से लगा लिया। जो हम सफर कभी बिछड़ गए थे, आज समय की दरख्त ने फिर से उन्हें बुन एक कर दिया था। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मेघना बारिश को खिड़की के एक कोने से बस आज निहार रही थी। वैसे उसे बारिश बहुत पसंद थी और शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जब वो इनमें भी खुद में डूबी ना हो। पर इस सावन की पहली बारिश की छमाछम बूंदें उसके अस्तित्व को आज भिगो नहीं पा रही थी, बल्कि उसकी आंखों से गिरते ये मटमैले पानी के उदास आंसू उसे कनकही सी चुभन दे रहे थे। मेघना के पति मेजर विराज को वापस पोस्टिंग पर गए पूरे 6 महीने हो चुके थे। शायद उस दिन भी बादलों ने नीचे झोंक उनको अलविदा कहा था। मेघना मानो उनमें लिपटी बस उन्हें अपने आप में समेट लेना चाहती थी। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी तुम्हारी शादी को बस 1 ही महीना हुआ है, मेघना ने भरी आंखों से कहा। मेजर विराज ने धीरे से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? नहीं, मेघना ने रूठते हुए कहा। अच्छा बाबा, बस मैं यूं गया और यूं आया, मेजर विराज ने कहा। मेघना की आंखों में मानो एक चमक सी आ गई। कब तक? मेघना ने पूछा।
15 से 20 दिन, मेजर ने कहा। इतना कह मेजर विराज उसकी तरफ देखते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी और विराज का चेहरा धीरे धीरे मेघना की आंखों से दूर होता चला गया। उसकी शुरू हुई ये नई जिंदगी मानो विराज के चले जाने से खाली हो चली थी। मेघना को वो दिन आज भी याद था जब वो पहली बार विराज से मिली थी। भारी बारिश में भीगते हुए जब विराज मेघना के घर पहुंचा तो सभी परिवार वाले उसका इंतजार कर रहे थे। लो, विराज भी आ गया, विराज के पिता ने मेघना की ओर देखते हुए कहा। थोड़ा सा भीग गया हूं, विराज ने कहा। अभी विराज संभल पाता, उसकी आंखें मानो उससे ही जुदा हो मेघना की ओर चल पड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को पहली बार में ही मानो अपना मान लिया था। वो कहते हैं ना, सोलमेट्स। आखिर वो दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे। पर शादी के तुरंत बाद मेजर विराज का एकदम से बॉर्डर पर बुला लिया जाना और मेघना का उनका बिना किसी खबर इंतजार करना किसी सजा से कम न था। जाने कितनी ही बार वो विराज की वो तस्वीर अपने हाथों में लिए घंटों उसी दरवाजे पर बैठी रहती। कभी वो विराज का वो खत पढ़ती जिसमें विराज ने शादी से ठीक एक दिन पहले मेघना को कुछ खास लिखा था। जाने क्यों ऐसा लगता है मानो तुमसे मेरा कोई पुराना नाता हो, मानो तुम ही मेरी कोई भूली बिसरी संगी हो। तुम्हारे साथ बिताया छोटा पल भी कितना खूबसूरत लगता है। मैं तो बस अपने आने वाले कल तुम्हारे साथ बीतते देखना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि तुम भी मेरे बारे में यही सोचती होगी। कितनी ही बार वो खत पर हाँ लिखती, मनोविराज उसके इस हामी को पढ़ पा रहा हो। और फिर वो दिन जब मेघना घर के बाहर वाले हिस्से में बैठ अभी कुछ सोच रही थी कि उसके घर के फोन की घंटी बजी। ये सोचते हुए कि ये फोन विराज का होगा, उसने भागकर फोन उठा लिया। हेलो मिस सिंह, मैं मेजर विराज का साथी बोल रहा हूँ। जी, मेघना ने कहा। हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि विराज को जिस मिशन पर भेजा था वहाँ से उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हमें जैसे ही कोई सूचना मिलेगी हम आपको संपर्क करेंगे। जहाँ मेघना विराज की याद में हर दिन मुश्किल से बिता पा रही थी, वहीं इस खबर से उसके इस इंतजार के सच को झुठला दिया गया था। वो मानो निर्जीव हो चली। विराज के बारे में जब भी वो सोचती उसका दिल और बैठ जाता। घर का एक एक कोना विराज की याद लिए मेघना को हर पल एक टीस दिए जाता था। जब उसके पिता से उसकी हालत देखी ना गई तो उन्होंने मेघना को अपने घर आ जाने को कहा। आखिर बाकी सब भी तो उसको आगे बढ़ जाने को कह रहे थे, पर मेघना वो तो यकीन करने को तैयार ही नहीं थी कि विराज भला कभी न लौट जाने के लिए चला गया है। जाने कितनी ही बार मेघना के खास दोस्तों ने उसे ये झूठी आस छोड़ एक नया जीवन शुरू करने की सलाह भी दे दी। आखिर उसने भी एक दिन पिता के घर लौट जाने का फैसला ले ही लिया। विराज की कुछ खास यादें लिए जब वो घर से बाहर निकली तो वो घर बनकर उस हर पहचान को अपनी आंखों में समेट लेना चाहती थी जो उसे अब बाकी जिंदगी जीने की हिम्मत देने वाले थे। वो आज जब आखिरी बार इस दरवाजे के सामने खड़ी थी जहां उसने दुल्हन बन पहली बार अपने रंग भरे कदम इस घर के अंदर रखे थे, तो अपने आप को रोक न पाई और भीगी आंखों से फिर से विराज को आंखें बंद याद करने लगी। मैं नहीं जानती मुझे तुमसे इतना प्यार कब हो गया। क्या वो साथ बिताए पल थे या फिर तुम्हारा किया वो इंतजार जो बस मुझे तुम्हें और पाने की लालसा दे चला है। क्यों चले गए तुम इतनी दूर कि मैं तुम्हें पा भी ना सकूं। और फिर एक आवाज ने मेघना को पल भर के लिए निशब्द कर दिया। मर तो मैं कब का गया होता अगर तुमसे वापस मिल जाने की अटूट चाहत ना होती। मेघना पलटी तो देखा उसके सामने विराज खड़ा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका विराज उसके सामने खड़ा है। वो कुछ पल ठहर विराज को ठीक से निहार लेना चाहती थी। मेघना विराज से ऐसे लिपटी मानो जैसे वो उदास सुर्ख धुमेले पत्ते सावन की उस पहली हवा से अपना रंग बांट लेना चाहते हैं। वो उसको पकड़ आज बाहर उन बादलों की तरह बरस जाना चाहती थी। आज वो अपने अंदर बैठे उस इंतजार के काले अंधेरे टापू को पार कर लेना चाहती थी। वो विराज से लिपटी आज इस बारिश से अपनी नमी साझा कर लेना चाहती थी। मेघना ने कुछ टूटी आवाज में पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? विराज ने कुछ पल ठहर कहा, लगभग 6 महीने एक छोटे से कस्बे में जिंदगी को हर दिन लौट आने को कहता था। मिशन के दौरान एक भारी चोट ने
मुझे मौत के नज़दीक जो कर दिया था। मेघना ने विराज के हाथ में वही पुराना खत देते हुए कहा, इसमें तुम्हारे उस सवाल का जवाब लिखा है। जब विराज ने वो खत खोला तो हाँ में लिखे वो कई शब्द बस उन दोनों को अपनी रुकी जिंदगी फिर से जी लेने का भरोसा दे बैठे। मेघना ने तुरंत मेजर विराज का हाथ थाम लिया और फिर से उसी दरवाजे से एक नई जिंदगी की ओर बढ़ गई। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूँ। मित्रों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सुनते रहे कहानियाँ कहानीकार सुधांशु राय के साथ। जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। सुना रहा हूं एक नई कहानी, उसका आधा हिस्सा। देहरादून की सर्द हवा अपना रुख बदल रही थी। चारों तरफ कोहरे की चादर थमने लगी थी। आज मौसम भी थोड़ा खराब होने लगा था। लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़ चले थे, पर कबीर, वो तो बस उस झील के किनारे न जाने कब से बैठा पानी को बहते देख रहा था। लंबी दाढ़ी, बड़े बाल और सफेद सी चादर में लिपटा कबीर कुछ गुनगुना रहा था। उसकी नम आंखों से लगातार आंसू की बूंदें एक एक कर उसी झील में जा मिलती। वो रोते हुए कभी अपनी कलाई पर बंधी उस घड़ी की ओर देखता तो कभी फिर से वही गाना गुनगुनाते आसमान की ओर। शायद वो 16 साल बाद भी अपनी पत्नी रिया को इन वादियों में खोज रहा था। दिसंबर का ये महीना तो रिया का फेवरेट हुआ करता था। इसी झील के किनारे तो दोनों बैठ शाम को ढलते देखते थे। अंधेरे की उस भीनी चादर में जब दूर घरों में रंग बिरंगी लाइटें धीरे धीरे जलती तो रिया खुशी में बोल पड़ती, कितनी अच्छी लग रही है ना दूर से ये टिमटिमाती रोशनी, काश कि मैं यहीं बैठी रहती। तब कबीर धीरे से मुस्कुरा उसकी ओर भरे दिल से देखने लगता। बचपन से एक दूसरे का साथ पाने के बाद दोनों एक दूसरे के कभी न बिछड़ने वाले साथी बन गए थे। यही तो कारण था कि दोनों ने 18 साल की उम्र पार करते ही शादी कर ली थी। कबीर की जिंदगी तो मानो बस रिया तक ही सिमटी थी। सुबह से लेकर शाम तक बस रिया की रट लगाए रखता था। रिया, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। तुम्हें पता है आज ऑफिस में बस तुम्हारी बातें चल रही थी। कबीर को कबीर के नाम से कम रिया के पति के नाम से लोग ज्यादा जानते थे। रिया एक फेमस राइटर भी थी और अपनी राइटिंग के लिए जानी जाती थी। उसकी पहली 2 किताबें तो बेहद पॉपुलर थी। पर शादी के लगभग 3 साल बाद अचानक रिया का यूं बीमार हो जाना और लाख कोशिशों के बावजूद कबीर का उसे ना बचा पाना कबीर को अंदर तक तोड़ चला था। वो कबीर जो कभी बातें करता थकता नहीं था, वो अब किसी से बात भी नहीं करता था। रिया के चले जाने के बाद उसने मानो अपने आप को उस घर में कैद कर लिया था। शायद उसे आज भी ये लगता था कि रिया अभी भी उसके साथ उसी घर में जी रही हो। मानो वो अभी आएगी और बोलेगी, तुमने मेरे पौधों में पानी क्यों नहीं दिया, तुम्हें पता था ना आज मुझे लेट हो जाएगा। पूरा घर उसने वैसे ही सजा रखा था जैसे रिया रखती थी। यहां तक कि चाय भी वो बिल्कुल वैसे ही बनाता था जैसे रिया को पसंद थी। दूध कम, पानी ज्यादा और बिल्कुल कड़क। फर्क बस इतना था कि वो चाय आज बस अकेले ही पीता था। वो चाय ही तो थी जिसने उन दोनों के प्यार की पहली नींव रखी थी। कैंटीन की वो मजेदार चाय जिसको पीते ही दोनों ने कहा था, इसे कहते हैं चाय, ऐसी चाय मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। तुम्हें ऐसी चाय बनाने आती है? रिया ने थोड़ा परखने वाले अंदाज में पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो इससे ही बेहतर चाय बनाता हूं, कबीर ने अच्छे कॉन्फिडेंस में कहा। तब तो हमारी शादी पक्की, रिया ने कबीर को चिढ़ाते हुए कहा था। पर उन्हें क्या पता था कि उनका बिछड़ना भी उस हॉस्पिटल की आखिरी चाय से होगा। जब रिया ने उस हॉस्पिटल के बेड पर लगभग आधी रह गई अपनी सांस से एक हाथ में चाय के कप को संभालते हुए कबीर से कहा था, अगर तुम्हें मेरे साथ एक दिन और बिताने को मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तब कबीर ने कहा था, तुम्हारी फेवरेट चाय के साथ
तुमसे घंटों इसी तरह बातें करूंगा। जाने कितनी अंधेरी रातों में कबीर लगभग पूरी रात रिया की वो चुन्नी लिए जिसको पहन पहली बार इस घर में दुल्हन बनाई थी, घंटों रोता रहता था। रोते रोते कभी उसके कपड़ों को ठीक करने लग जाता तो कभी उसके सामान में बसी उसकी यादों को खोजने लगता। उसे हर पल लगता मानो रिया घर के आंगन में बैठ अपना फेवरेट गाना गुनगुना रही हो। पर अगले ही पल जब उसे एहसास होता कि रिया उससे बहुत दूर जा चुकी है तो उसकी लगी उस फोटो से वो पूछ बैठता, भला तुम मेरा साथ छोड़कर क्यों चली गई? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? और फिर वो दिन जब रिया ने पूछा था, तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना? कबीर जब भी हॉस्पिटल में उसके सिरहाने बैठ उसे कहानियां सुनाता था तो रिया झट से उससे पूछ बैठती और कबीर हर बार की तरह अपनी बेजान हो चली आवाज में थोड़ी जान भरते हुए कहता, हाँ बिल्कुल, मैंने तो एक लड़की भी देख ली है। हालांकि उसकी आंखों को रिया पूरी तरह पढ़ लेती थी, फिर भी वो गुस्से का नाटक करते हुए कहती थी, कर लो दूसरी शादी, फिर देखना मैं दोबारा तुम्हारा पीछा करते हुए आ जाऊंगी। समय के साथ साथ कबीर मानो निर्जीव हो चला था। उसे ना तो दुनिया का भान रह गया था और ना ही खुद का। घर की उस चार दीवारी में वो रिया की यादों में अपनी बाकी जिंदगी काट लेना चाहता था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगा। जाने कितनी दवाइयां वो सिर्फ नींद के लिए लेने लगा। कितनी ही बार जब दर्द उसकी हद से बाहर निकलने लगता और उसको रिया से मिल जाने की आस सताने लगती तो उसे खुदकुशी का ख्याल आता। आखिर उसने एक दिन अपनी जिंदगी को अलविदा कहने का निर्णय ले ही लिया। दिसंबर की रात अचानक घर का ताला लगा। वो पुल की ओर बढ़ गया जहां से वो कूद हमेशा हमेशा के लिए रिया के पास चले जाना चाहता था। ठंड की उस ओस भरी रात में जब वो पुल की उस दीवार पर चढ़ा तो उस ऊंचाई को देख वो दोनों हाथ फैलाए आखिरी बार इस हवा को चेहरे पर महसूस कर लेना चाहता था। वो बस कूदने को हुआ ही था कि अचानक एक आवाज आई, हेलो, क्या कर रहे हो? मरना है क्या? कबीर ने किसी तरह संभलते हुए पीछे की ओर देखा तो कुछ पल के लिए थम सा गया। रिया? वो पुल की दीवार से तुरंत नीचे उतर चारों ओर देखने लगा। रिया तो अभी यहीं खड़ी थी। मैंने उसे अभी यहीं तो देखा था। पर बहुत खोजने के बाद जब वहां कोई नहीं मिला तो मन ही मन सोचने लगा कि रिया उससे कुछ कहना चाहती थी। आखिर आवाज तो उसी की थी जिसने मुझे कूदने से रोका। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो रिया ही थी। वो तुरंत घर की ओर निकल गया। शायद मैं रिया में इतना खो चुका हूं कि सच और झूठ का फर्क भूल चुका हूं। ये सोचते हुए कबीर रिया के पुराने सामान को खोल एक एक कर उनको देखने लगा। उसका मेकअप बॉक्स, उसकी चूड़ियां, उसके ग्रीटिंग कार्ड्स जिसमें उसने कई बार कबीर को अपने प्यार का इजहार किया था। तभी वो एक और बार उस पुरानी एल्बम को निकालने लगा जिसमें रिया की पुरानी फोटोग्राफ्स थी कि अचानक उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी। ये डायरी, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। कबीर ने जैसे डायरी खोली उसने देखा रिया ने अपनी अगली कहानी लिखी थी। पर उसकी यह कहानी जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। क्या कोई बिछड़कर यूं ही मिल जाता है या फिर अपनी याद लिए हमें बस सताता है? सुना रहा हूं आगे की कहानी, उसका आधा हिस्सा भाग 2। पिछली कहानी में आपने सुना कैसे कबीर अपनी पत्नी और बचपन का प्यार यानी रिया, जिसको बेइंतहा प्यार करता था, शादी के बस 3 साल बाद ही खो देता है। रिया एक गंभीर बीमारी के कारण मर जाती है। रिया का यूं उससे बिछड़ना कबीर को सदमे में डाल देता है। वो हर दिन देहरादून की वादियों में बस रिया को ही खोजने लगता है। धीरे धीरे 16 साल इसी तरह बीत जाते हैं और वो एक दिन खुदकुशी करने की ठान लेता है। पर अचानक एक आवाज सुन वो उस ऊंचे पुल से वापस उतर जाता है। उसे लगता है उसने रिया की आवाज सुनी, मानो वो उसे रोक रही हो। जब वो वापस घर लौट रिया की पुरानी चीजें देखने लगता है तो उसे रिया की डायरी मिलती है जिसमें वो अपनी अगली कहानी लिख रही थी। रिया एक फेमस राइटर थी। जब कबीर वो कहानी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि रिया उन दोनों की ही प्रेम कहानी लिख रही थी, पर वो अधूरी रह गई थी।
कबीर उस कहानी को पूरा करने की ठान लेता है और कहानी में जहां रिया मर जाती है वो वहां लिख देता है कि रिया कबीर से मिलने वापस लौट आती है। पर कबीर को आश्चर्य तब होता है जब वो उसी झील के किनारे रिया को देखता है जहां वो दोनों 7 घंटों बैठते थे और जहां रिया ठीक उसी अंदाज में चाय का मजा ले रही थी। रिया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। कबीर अपने आप को संभालते हुए कहता है, ये मेरा वहम होगा। बार बार यही शब्द दोहराते हुए कबीर कभी अपने दोनों हाथों को आपस में मलने लगता तो कभी अपने सर पर हाथ रख लेता। वो कई बार वापस मुड़ रिया की ओर देखता पर कुछ भी नहीं बदलता। रिया अभी भी वहां अपने दोस्तों के साथ बैठ चाय पी रही थी और ठहाके लगा रही थी। कबीर हड़बड़ी में वहां से उठ घर आ जाता है और तुरंत अपने डॉक्टर को फोन लगाता है। डॉक्टर मिनार, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए। अगली अपॉइंटमेंट कब मिल सकती है? कबीर, मैं अगले हफ्ते इंडिया वापस आ रहा हूं। तुम्हें बताया तो था, पर हुआ क्या है? डॉक्टर, पहले तो रिया सिर्फ सपनों तक ही थी पर अब वो हकीकत में दिखने लगी है, लोगों के बीच, पहले की तरह जब वो जिंदा थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछले 3 दिनों में कितना सोए हो कबीर? यही कुछ 3 घंटे। ये हेलुसिनेशंस हैं। तुम सच और झूठ का फर्क खो चुके हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। गेट अ न्यू लाइफ फॉर योरसेल्फ। और जब तक मैं वापस नहीं आता अपनी डोज बढ़ा लो। स्टार्ट टेकिंग द सेम मेडिसिन ट्वाइस। और अगले हफ्ते आकर मिलो। ओके डॉक्टर। कबीर ने का फोन रख दिया। उसने तुरंत दवा ले ली और घर के बाहर बरामदे में बैठ उन अनगिनत तारों को देखने लगा। उसकी आंखें नम हो चलीं और उसका चेहरा कुछ पल के लिए एक छोटी मुस्कान से खिल उठा। झूठी सही, पर आज उसने लगभग 16 साल बाद रिया की वही झलक देखी थी जिसके लिए वो तरस गया था। अचानक कबीर कुछ सोच उठ खड़ा हुआ और अंदर जा रिया की वो डायरी खोल ली जिसमें उसने अपनी और रिया की आगे की कहानी लिखनी शुरू की थी। कहीं ये सब सच तो नहीं हो रहा? मैंने यही तो लिखा था कि रिया मुझसे उसी झील के किनारे मिलती है। क्या तुम सच में मुझसे मिलने आई थी? कबीर अपनी आंखों को बंद कर रिया से पूछ बैठता है। कुछ देर बाद कबीर आगे की कहानी लिखनी शुरू कर देता है। वो लिखता है, कबीर का प्यार रिया को आखिर खोज ही लेता है। वो रिया को फिर से धीरे धीरे पाने लगता है, इस चाहत में कि हो सकता है उसका लिखा सच हो रहा हो। वो उसी लाइब्रेरी पहुंच जाता है जहां रिया ने बतौर राइटर अपनी पहली 2 किताबें लॉन्च की थी। जैसे ही वो राइटर्स लाइब्रेरी में अंदर आता है उसके सामने पूरा दृश्य हूबहू वैसा ही बन जाता है जैसा उस दिन था। उस दिन रिया वो सामने वाली कुर्सी पर ही तो बैठी थी और उसके ठीक सामने एक लंबी लाइन, हाँ, यहां से लेकर बाहर तक लगी थी। कोई उसका ऑटोग्राफ लेने आया था तो कोई उसका इंटरव्यू लेने आया था। आज भी कोई राइटर अपनी किताब लॉन्च करने आई थी, बस फर्क इतना था कि वो रिया नहीं थी। लाइन से हट कबीर लाइब्रेरी के अंदर जाए कोने में बैठ अभी अपने आप को संभाल पाता, उसकी नजर अचानक वहां बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो तो रिया थी और वो कोई किताब पढ़ रही थी। कबीर आज ये मौका खोना नहीं चाहता था। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और रिया की ओर बढ़ गया। वो उसके पास जा उसे निहारने लगा। वो उसको अपनी आंखों में समेट लेना चाहता था। वो रिया को बता देना चाहता था कि उसके बिना उसकी जिंदगी एक बेरंग पत्ते की तरह हो चली है जो हर पल बस उस मिट्टी में मिल जाना चाहती है। लगता है आपको भी ये किताब पढ़नी है। वहां बैठी लड़की ने सर उठा कबीर की ओर देखते हुए कहा। उस आवाज ने कबीर को मानो एक सपने से जगा दिया। जी, कबीर ने संकोच में कहा। बस ये किताब मैं खत्म करने वाली हूं। लगभग आधे घंटे में मैं आपको दे दूंगी। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये किताब है इतनी इंटरेस्टिंग, मन करता है बस पढ़ते जाओ, उस लड़की ने कहा। रिया? कबीर ये नाम बोल बैठा। जी, ये रिया मेहरा की किताब है। क्या लिखती थी वो, कमाल की राइटर थी। ये उनकी दूसरी किताब है। आपने पहली किताब पढ़ी है उनकी? वैसे I'm नैना। एंड यू? वहां बैठी उस लड़की ने कहा। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, आई एम कबीर। अभी नैना हाथ मिला, आगे कुछ बोल पाती कबीर वहां से बाहर निकल गया। वो घर आ उस डायरी को खोल बस देखता रहा।
मैं आगे जो भी लिख रहा हूं वो सच हो रहा है, पर वो मेरी रिया नहीं, वो कोई और है। मुझे तो अपनी और रिया की कहानी लिखनी थी, मैं आगे नहीं लिख सकता, मुझे तो मेरी रिया चाहिए थी। अगली शाम जब उस झील के किनारे बैठा एक एक कर घरों की रोशनी को जलते देख रहा था, तो मन ही मन रिया को हमेशा के लिए अलविदा कह रहा था। क्या हुआ, इस जन्म में हम बिछड़ गए, हम फिर से अगले जन्म में मिलेंगे, ऐसा कह वो उस डायरी को वहीं छोड़ घर की ओर निकल गया। अगली सुबह कबीर अभी नींद में था ही कि उसके घर के बाहर किसी के ठकठकाने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा वहां कोई नहीं था। वो वापस मुड़ दरवाजा बंद करने को हुआ ही था कि उसकी नजर वहां रखी उसी डायरी पर पड़ी। पर मैं तो ये डायरी वहीं छोड़ आया था। उसने तुरंत वो डायरी उठा ली और अंदर खुल देखने लगा। वो अचंभित तब हो गया जब उसने देखा उस डायरी में उसकी कहानी पूरी हो चुकी थी। किसी ने उसकी और रिया की कहानी पूरी कर दी थी। कहानी के अंत में लिखा था, रिया नैना बन वापस लौट आई थी। कबीर और रिया 16 साल बाद वापस मिल गए थे। उसने सर उठा सामने की ओर देखा तो वहां नैना खड़ी भीगी पलकों से उसकी ओर देख रही थी। उसने कबीर को झट से गले से लगा लिया और कहा, हाँ मैं ही हूं रिया। वो कबीर से लिपटी बस रोती रही और कहती रही, मैं तुम्हें आखिर क्यों नहीं पहचान पाई, मुझे सब याद आ गया है। कबीर का वो इंतजार आज खत्म हो चला था। उसकी रिया जो उसे मिल गई थी, रिया की वो कहानी जो पहले अधूरी रह गई थी, उसने नैना बन इस जन्म में पूरी कर ली थी। कहते हैं यदि आपका कुछ इस दुनिया में रह जाता है जिसके बिना आप अधूरे होते हैं, तो आप वापस एक नया जन्म ले उसे पाने आ जाते हैं, और इसे ही हम कहते हैं पुनर्जन्म। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सुनते रहें कहानियां कहानीकार सुधांशु राय के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज को सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को राय सुधांशु 39 से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। कोई खूबसूरत सी कल्पना हो तुम, किसी जहां से उतर आई अफसरा हो तुम, कायनात भी जिसे न भूल सके वो बला हो तुम, मुझ में ही सिमटी एक अनकही प्रीत की कला हो तुम। सुना रहा हूं प्रेम और रहस्य की कहानी, द वैलेंटाइन गर्ल। मित्रों, बता दूं यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। एक लंबी लाइन रणविजय शेखावत की ओर अग्रसर थी। एक एक कर हर कोई उनकी ओर बढ़ता और उनके हस्ताक्षर यानी ऑटोग्राफ ले खुशी से आगे की ओर बढ़ जाता। लाइन में प्लीज, सबको ऑटोग्राफ मिलेगा, वहां खड़े रणविजय के पर्सनल गार्ड ने कहा। अरे कोई नहीं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, रणविजय ने गार्ड की ओर देखते हुए कहा। तभी उस लाइन की लंबी कतार से एक लड़की हाथ में अपना फोन लिए तेजी से रणविजय की ओर बढ़ गई। एक सेल्फी ले लूं आपके साथ प्लीज, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। मैडम, सेल्फी अलाउड नहीं है, रणविजय के गार्ड ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। तभी रणविजय ने मुस्कुराते हुए गार्ड से कहा, कोई नहीं, ले लेने दो। लड़की ने उत्साह से तुरंत सेल्फी ले ली। रणविजय वापस अपना ध्यान अगले फैन की ओर करता उस लड़की ने तुरंत एक प्रश्न पूछ लिया। सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? रणविजय ने उसकी ओर देखते हुए कहा। पूछिए। सर, आप इतने बड़े चित्रकार हैं, मैंने आपकी सारी पेंटिंग्स देखी हैं, पर आपने हमेशा यही कहा है कि इनमें से कोई भी आपकी फेवरेट नहीं है, ऐसा क्यों? उस लड़की ने पूछा। शायद इसलिए कि अब तक मेरी बेस्ट पेंटिंग नहीं आई है। मेरे ये चित्र कहीं अधूरे हैं, मुझसे मुझ का रास्ता तय नहीं कर पाते। जिस दिन वो चित्र बन जाएगा जो मुझ तक पहुंच मेरा अभिन्न अंग बन जाएगा, वो मेरा बेस्ट कहलाएगा, रणविजय ने कहा। तो वो कोई खूबसूरत कला होगी या कोई दूर की कल्पना? उस लड़की ने दोबारा पूछा।
यह कहना मुश्किल है, पर वो पेंटिंग जल्दी सबके सामने आएगी, रणविजय ने कहा। शाम 7 बजे मुंबई शहर के इस आलीशान होटल में जब अनेकों लाइट्स की चकाचौंध और फैंस की लंबी लाइन ने रणविजय को थका दिया तो उठ खड़ा हुआ। थैंक यू एवरीवन, इतना कह रणविजय वहां से निकल गया। चांदनी रात में समंदर किनारे बैठा वो बस यही सोच रहा था कि आखिर उस लड़की की बात सच ही तो थी। क्यों वो अभी तक अपनी बेस्ट पेंटिंग नहीं बना पाया? क्या वो अपने उस सपने को सच कर देना चाहता था? क्या वो उस लड़की को एक जीवंत रूप दे देना चाहता था जो अक्सर उसको नींद से उठा देती थी? न जाने कितनी ही रातें वो उस लड़की को सपने में देख उठ जाता था, पर जब भी उसकी पेंटिंग बनाने की कोशिश करता उसका चेहरा मानो धुंधला हो जाता। जाने कितनी ही बार वो दिनों तक अपने घर में खुद को कैद कर लेता, मानो वो इस बार उस लड़की का चित्र बनाकर ही मानेगा, पर अंत में उसके कमरे में सिर्फ कैनवस के टुकड़े ही मिलते थे। उस लड़की के प्रश्न रणविजय को आज फिर से विचलित कर चले थे। किसी तरह वो देर रात होटल के रूम में आ सो गया, पर कुछ ही पल में वापस भारी सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ। आज शायद उस लड़की की छाया उसे साफ दिख रही थी। वो तुरंत अपने बोर्ड की ओर बढ़ गया और अपने रंग लिए चित्रकारी में लग गया। घंटों बीत गए और वो उस चित्र में डूबा रहा। कभी अपने हाथों से रंग लिए उसको आकार देने में लग जाता तो कभी करीब से उसको निहारता रहता। अगली सुबह की पहली किरण ने जब उसके कमरे में अपनी हाजिरी लगाई तो रणविजय सामने बनाए अपने चित्र को देख रहा था, मानो उसने खुद की कल्पना को चित्र का रूप दे दिया हो। वो तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर आज उसने उस लड़की को प्रत्यक्ष एक छवि दे दी थी। पर वो अभी भी मायूस था। वो तो सिर्फ उसका आधा ही चित्र बना पाया था। उसकी खूबसूरत आंखें और सुनहरे बाल, बस इतना ही रंग दे पाया था वो अपनी कल्पना को। अचानक किसी के रूम में घंटी बजाने की आवाज आई। रणविजय ने किसी तरह उठ दरवाजे की ओर बढ़ दरवाजा खोल दिया। सामने उसका बेस्ट फ्रेंड अनिरुद्ध खड़ा था। अरे तू रात को सोया नहीं क्या? हालत तो देख अपनी। चल जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद एग्जीबिशन भी चलना है, अनिरुद्ध ने कहा। सुन, मैंने उसे अपने चित्र में उतार लिया है, रणविजय ने दीवार का सहारा ले अनिरुद्ध की ओर देखते हुए कहा। ओ नो, प्लीज प्लीज डोंट टेल मी तूने फिर से पूरी रात काली कर ली। भाई तू उस लड़की से बाहर क्यों नहीं आ जाता? न जाने कितने साल हो गए हैं, तू बस यही कोशिश करता है और फिर डिप्रेशन में चला जाता है। याद है पिछली बार डॉक्टर सनाया का सहारा लेना पड़ा था? भूल जा उसे, वो सच नहीं है। सच है तेरी ये दुनिया, तू खुद को बर्बाद करने में क्यों लगा है? अनिरुद्ध गुस्से में लाल हुए अंदर की ओर आ गया, पर सामने बने उस चित्र को देख वो चुप हो गया। क्या ये सच है? ये वही है? हाँ, रणविजय ने कहा। कुछ है इन आंखों में, बहुत ही खूबसूरत हैं, पर यह अभी अधूरी क्यों है? अनिरुद्ध ने सोचते हुए कहा। बस इतना ही बना पाया हूं, पर मैं इसे पूरी करके ही छोड़ूंगा, रणविजय ने चित्र को देखते हुए कहा। यार तू पहले भी इस लड़की के चित्र के पीछे जाने कितने दिनों तक डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट लेता रहा। ये तेरे लिए ठीक नहीं, इसे भूल जाना ही तेरे लिए बेहतर होगा, अनिरुद्ध ने कहा। मैं इसे भूल नहीं सकता, जाने क्यों ऐसा लगता है ये यहीं कहीं है, बस मुझ तक पहुंचना चाहती है, रणविजय ने कहा। उस दिन के बाद रणविजय मानो पूरी दुनिया भूल उस लड़की के चित्र को पूरा करने में लग गया। वो महीनों घर में खुद को कैद किए बस किसी तरह उस पेंटिंग को पूरा कर लेना चाहता था, पर धीरे धीरे वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। वो सच और झूठ के फर्क को भूलने लगा। उस दिन भी ठंड की शाम वो अपनी बैल्कनी में बैठा उस चित्र के एक सिरे को देख रहा था कि तभी अनिरुद्ध आ गया। मुझे तेरे सेक्रेटरी का फोन आया था। ये तू क्या कर रहा है? तू अपनी सारी कमाई लुटा चुका है। अगर ऐसा ही चला तो तू रोड पर आ जाएगा। छोड़ दे पागलपन। पर रणविजय ने उसकी एक भी ना सुनी। दिन बीते और रणविजय की हालत और खराब होती चली गई। कई बार तो लोगों को देर रात उसके घर से कभी उसके रोने की आवाज आती, कभी सामान इधर उधर पटकने की। लोग उसे पागल कलाकार के नाम से जानने लगे। रणविजय अपना सब कुछ खो चुका था। अब उसका गुजर बसर भी किसी तरह चल पाता था कि अचानक एक दिन उसने हड़बड़ी में अनिरुद्ध को कॉल लगाया। अनिरुद्ध जल्दी आ। अनिरुद्ध बिना समय गंवाए उसके घर पहुंच गया। अंदर घुसते अनिरुद्ध ठहर गया।
सामने रणविजय खड़ा अपनी नम आंखों से अनिरुद्ध को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू एक एक कर उसके गालों को भिगो नीचे गिर रहे थे। बिखरे बालों और अस्त व्यस्त अवस्था में उसने धीमी आवाज में कहा, वो पूरी हो गई मेरे दोस्त। कौन? अनिरुद्ध ने आश्चर्य में कहा। वो लड़की। रणविजय ने सामने लगे पेंटिंग बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। अनिरुद्ध की आंखें कुछ पल के लिए उस बोर्ड पर टिकी रह गई। वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल। मैंने इतनी खूबसूरत चित्रकारी आज तक नहीं देखी। इतनी खूबसूरत तो सिर्फ कल्पना ही हो सकती है, रणविजय ने कहा। नहीं, ये सच है। ये इस दुनिया में है, मुझे पता है। इस चित्र को पूरा करते करते मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है। आई एम इन लव विद हर। मुझे इसे ढूंढना होगा, रणविजय ने कहा। तू होश में तो है? ये सिर्फ एक कल्पना है, सच नहीं। तू खुद को अंधेरे की ओर ढकेल रहा है। ये लड़की वास्तविक नहीं है, सिर्फ एक चित्र है, अनिरुद्ध ने कहा। ये मेरा सच है मेरे दोस्त। इस पेंटिंग को मैं द वैलेंटाइन गर्ल कहूंगा और इस बार ये लड़की ही मेरी वैलेंटाइन होगी। मैं इसे अपनी अब तक की सबसे बेस्ट पेंटिंग कहूंगा और ये मेरी आखिरी पेंटिंग भी होगी। इतना कह रणविजय उस पेंटिंग को ले अपने ऑफिस की ओर निकल गया। कुछ ही दिनों में रणविजय की पेंटिंग द वैलेंटाइन गर्ल पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गई। इस पेंटिंग ने रणविजय को एक महान चित्रकार की उपाधि दिलवा दी। जहां वो एक और शोहरत और रुतबा कमा रहा था, वहीं उस लड़की की खोज में भटक भी रहा था। वो उस लड़की में इतना खो गया कि एक अजीब सा पागलपन उसे घेरने लगा। लोग उसे द मैड आर्टिस्ट के नाम से पुकारने लगे। और फिर एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर्स ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में कुछ दिन भर्ती होने के लिए कह दिया। आज अपनी खोज से थका रणविजय उस पेंटिंग के सामने बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी अनिरुद्ध आ गया। हॉस्पिटल से फोन आया था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि तुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा, नहीं तो तू पूरी तरह पागल हो जाएगा, अनिरुद्ध ने निराश होते हुए कहा। जानता हूं, इसलिए आज इस पेंटिंग और इस घर को जी भर के देख लेना चाहता हूं। जाने कब वापस आना होगा, रणविजय ने मंद आवाज में कहा। सामान पैक कर लिया तूने? मैं तुझे लेने आया हूं, अनिरुद्ध ने कहा। हाँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल जाने से पहले एक आखिरी बार खुली हवा में सांस लेना चाहता हूं। हवा को चेहरे पर महसूस कर लेना चाहता हूं। कहीं एकांत में बैठ एक कॉफी पी लेना चाहता हूं, रणविजय ने भावुक हो कहा। ठीक है, चल मैं तुझे उसी कॉफी हाउस ले चलता हूं जहां तूने पहली बार अपनी पेंटिंग शुरू की थी। उसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे, अनिरुद्ध ने कहा। कुछ ही पल बाद रणविजय और अनिरुद्ध उस जगह पहुंच गए। एक पहाड़ी के सबसे ऊंचे सिरे पर बना यह कॉफी हाउस बेहद खूबसूरत था। रणविजय बैग लिए कार से उतर सूरज को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। ठंडी हवा में दोनों बाहें फैलाए खुले आसमान को आखिरी बार देखने लगा। अब अलविदा कहने का समय आ गया है दोस्त, उसने अनिरुद्ध को नम आंखों से देखते हुए कहा। तू कॉफी पी ले, मैं तेरा यहीं कार में इंतजार करूंगा, अनिरुद्ध ने कहा। ठीक है। इतना कह रणविजय वहां बाहर लगी एक कुर्सी पर बैठ गया और अपना बैग नीचे रखते हुए कॉफी का ऑर्डर दे दिया। सामने ऊंचाई से शहर का नजारा देख रणविजय के हाथ रुक न सके। उसने तुरंत अपने बैग से एक पेंसिल निकाली और टेबल से नैपकिन उठा उस पर स्केचिंग शुरू कर दी कि तभी वहां किसी की आवाज आई। क्या मैं एक कुर्सी ले सकती हूं? एक्चुअली पास की टेबल पर कुर्सी कम है, रणविजय ने बिना ऊपर देखे स्केचिंग करते हुए कहा। जी बिल्कुल, थैंक्स, वहां खड़ी लड़की ने कहा। पर रणविजय को स्केचिंग करते देख वो दोबारा बोल उठी, आप आर्टिस्ट हैं? रणविजय अपनी स्केचिंग में इतना व्यस्त था कि उसने वापस बिना देखे ही बोला, जी चित्रकार हूं, चित्रकारी करता हूं। वाओ, काश कि कोई मेरी पेंटिंग बनाता, उस लड़की ने कहा। रणविजय कुछ पल तो स्केचिंग करता रहा, फिर अचानक रुक ऊपर की ओर देखने लगा। जब उसने ऊपर उस लड़की की ओर देखा तो कुछ पल के लिए देखता रह गया। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके सामने उसकी पेंटिंग की द वैलेंटाइन गर्ल खड़ी थी। रणविजय ने बिना कुछ बोले अपने बैग से अपनी पेंटिंग निकाली और सामने खड़ी उस लड़की को दिखाते हुए कहा, ये रही आपकी पेंटिंग।
वो लड़की उस पेंटिंग को देखती रही। रणविजय की कल्पना सच हो चली थी, उसकी खोज आज खत्म हो चली थी। वो उसे पा चला था जिसके लिए वो सब कुछ लुटा चला था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और उन दोनों की बात बढ़ने लगी। कहते हैं चित्रकारी चित्रकार की सिर्फ कल्पना नहीं होती, उसकी वास्तविकता होती है, जिसमें वो खुद को डुबो एक नए संसार का निर्माण करता है। और ये नया संसार सच भी हो सकता है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सुनते रहें कहानियां कहानीकार सुधांशु राय के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज को सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को राय सुधांशु 39 से सब्सक्राइब कर सकते हैं।